गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे आपको क्लियरली स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज आ रही है। ओके, गुड इवनिंग सिया, ज्योति, नेहा। गुड इवनिंग मनीष, संदीप, जय श्री कृष्ण। ऑल क्लियर। गुड इवनिंग बीटीएन, प्रियंका। ओके, जस्ट वेट, हाँ, जस्ट वेट। ओके, गुड इवनिंग ललिता, हेमलता। ठीक है, चलिए आज हम अपनी लर्निंग की थ्योरीज कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया था कि सबसे पहले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग है क्या। ठीक है, ऑपरेंट बिहेवियर हम किसे कहते हैं? जो बिहेवियर, जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं उसे हम ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। गुड इवनिंग गुंजन। इसके अलावा हमने देखा था कि जो आपकी स्किनर की थ्योरी है इसे हम आर टाइप थ्योरी कहते हैं, और या फिर हम इसे आर एस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्स पहले होता है और उसके बाद स्टिमुलस की तरह कौन एक्ट करेगा, जो भी उस रिस्पॉन्स का परिणाम हमारे लिए निकल के आता है, अगर वो हमारे लिए अच्छा है, सेटिस्फाइंग है, तो वो हमारे लिए एक अच्छे स्टिमुलस की तरह काम करता है। हम उस काम को दोबारा दोहराएंगे। और अगर परिणाम अच्छा नहीं है तो वो हमारे लिए एक कैसा स्टिमुलस हो जाएगा, हमें एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरह वो एक्ट करेगा और हम उस काम को दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन था बीएफ स्किनर का। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? पुनर्बलन। किसी स्टिमुलस के को प्रेजेंट करना या उसे रिमूव कर देना हमारे लिए रीइंफोर्समेंट की तरह एक्ट करता है। अगर कोई स्टिमुलस प्रेजेंट करने से या रिमूव कर देने से हमारा जो बिहेवियर है उसकी लाइकलीहुड बढ़ जाएगी, उसको रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन कहा जाता है। यानी पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, दोनों ही केसेस में अगर हमारे सामने इसे दिया जाए या हमसे ले लिया जाए, हमारे कार्य को करने की, जिस भी एक्शन के लिए इसे दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, उस एक्शन को हम परफॉर्म हम दोबारा करेंगे, वो और सुदृढ़ हो जाएगा। ठीक है, और इसी में आपका आ जाता है पनिशमेंट। पनिशमेंट को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है आपका, क्या इसी को पनिशमेंट कहते हैं? तो ये गलत है। पनिशमेंट अलग चीज है, रीइंफोर्समेंट अलग चीज है। रीइंफोर्समेंट कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये किसी भी कार्य के होने की प्रोबेबिलिटी और उसकी प्रायिकता को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। और पनिशमेंट का ऐसा है कि अगर ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में ये किसी भी एक्शन की प्रायिकता या उसके होने की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। यानी अगर आप कोई एक्शन छुड़वाना चाहते हैं तब पनिशमेंट दी जाती है, अगर किसी एक्शन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो री दिया जाता है। ठीक है, गुड इवनिंग शीतल। अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव री के हमने एग्जाम्पल दिए थे कि अगर एक बच्चा जो है क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और अगर जो टीचर है उसको अच्छे रिमार्क्स देती है, एक्सीलेंट कहती है, या कोई उसे चॉकलेट दे देती है, तो वो उसके लिए पॉजिटिव री का काम करता है, सकारात्मक पुनर्बलन, जिससे कि वो उस काम को दोबारा दोहराएगा। नेगेटिव री का जैसे हमने देखा था, कार की जो सीट बेल्ट ना लगाने पर बीप बजती है, ठीक है, अब वो क्या है, वो इरिटेटिंग होती है, तो उसको बंद करने के लिए आप क्या करवा रहे हैं? अगर वो ऊपर बैठा है व्यक्ति। हाँ पूजा, बताइए, आप कुछ कह रही हैं। ओके, तो कार में बैठा जो व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि ये बीप बंद हो जाए तो वो क्या करेगा? सीट बेल्ट को लगा लेगा। तो कौन सा एक्शन री हो रहा है?
आप चाहते हैं कि वो कार में बैठा हुआ पैसेंजर सीट बेल्ट लगा ले, इसके लिए आप बीप बजा रहे हैं, ताकि सीट बेल्ट लगाते ही वो बीप बंद हो जाएगी, वो इरिटेटिंग नॉइज हटेगी। उस नॉइज को अवॉइड करने के लिए वो क्या करेगा, वो सीट बेल्ट लगा लेगा। तो वो क्या हुआ, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। गुड इवनिंग भावना, लीला, पूनम, पुष्पा, गुड इवनिंग। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट है, पनिशमेंट में सकारात्मक की अगर हम बात करें, पॉजिटिव की अगर हम बात करें, तो ये आएगा फिर से देना, ठीक है, पनिशमेंट देना। और नेगेटिव का मतलब है कोई प्रिय चीज ले लेना। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, गुड इवनिंग पूजा, किस इसका एग्जाम्पल होगा कि मान लो अगर कोई बच्चा गाली दे रहा है, ठीक है, आपने क्या किया, अगर उसको एक थप्पड़ लगा दिया, आपने उसे डांट दिया, तो वो क्या होगा, उसके लिए पॉजिटिव पनिशमेंट होगी। आपने कोई चीज उसे दी है, ठीक है, आपने उसे एक थप्पड़ लगाया है या आपने उसे डांटा है, तो आप उसे कोई चीज दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगा, अगर आपने कोई प्रिय वस्तु जो है उस बच्चे से ले ली है, ठीक है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, वीडियो गेम खेल रहा है, आपने वो वीडियो गेम उसका ले लिया, उससे छीन लिया, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव पनिशमेंट। दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हो, आप बच्चा ऐसा काम, जो भी वो काम कर रहा है उसकी लाइकलीहुड को कम कर रहे हो। बच्चा गाली दे रहा था, आपने उसे डांट के गाली देना बंद करवाया, या बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, तो टाइम वेस्ट करना कैसे बंद करवाया, आपने उसका वीडियो गेम छीन लिया। तो ये दोनों ही केसेस में ये एक पनिशमेंट हुई, ठीक है, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट अलग है। अब देखो, यहां पर पहले हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। जो एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किया था, किस पर किया था, बताइए किस पर किया था, एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, करेक्ट, रैट पर किया था। रैट को उन्होंने किस में रखा था, स्किनर बॉक्स में रखा था, ठीक है, एक पजल बॉक्स या स्किनर बॉक्स उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने रैट को रखा था। हाँ बिल्कुल सही। तो अब हमें यहाँ रैट की लर्निंग करवानी थी। अब देखो, यहाँ पर ये रैट है, इसको किस में रखा गया है, इस बॉक्स में रखा गया है। ये बॉक्स क्या है, स्किनर बॉक्स कहते हैं इसको, स्किनर बॉक्स, ठीक है। अब इस रैट को इसमें रखा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ नीचे इलेक्ट्रिक ग्रिड बिछे हुए हैं, यहाँ दो, यहाँ पर लिवर है। लिवर को देखो, अगर दो तरह के लिवर यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, अगर ये वाला लिवर इधर से प्रेस करेगा तो यहाँ पर एक ये ब्लू कलर की लाइट जलेगी, और यहाँ से ये जो फूड कप है, ये फूड कप यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके लिए स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, या यहाँ पर एक फूड खाने का टुकड़ा उसके लिए आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एक दूसरा लिवर है, अगर ये इसे प्रेस करता है, तो क्या होगा, यहाँ रेड कलर की लाइट जलेगी और यहाँ पर से इसे शॉक लगेगा, ठीक है। तो एक तरह से चूहे को अगर आपने इसमें रखा है, तो आप क्या सिखाना चाहते हो कि जो चूहा है वो फूड या वाटर वाला जो लिवर है उसे तो प्रेस करना सीख जाए, और जो इलेक्ट्रिक ग्रिड वाला जो लिवर है उसको अवॉइड करना सीखे, तभी तो हम कहेंगे कि चूहे की लर्निंग हुई है यहाँ पर। और ऐसा ही हुआ भी। तो स्किनर ने क्या किया, चूहे को जब इसके अंदर रखा, ठीक है, यहाँ इसमें और भी सारे वो थे, यहाँ लाइट भी जलेगी, स्पीकर में आवाज भी आएगी। तो यहाँ पर क्या था, चूहे ने क्या किया, धीरे धीरे जब वो लिवर प्रेस करते करते उसके कई बार उसने ट्रायल्स किया, और उसको वो सीख गया कि जो लिवर है, एक तरह का लिवर प्रेस करने से क्या होता है, यहाँ पर फूड आता है या वाटर आता है, और दूसरे तरह का जो लिवर है उसे प्रेस करने से मुझे शॉक लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक ग्रिड बिछा हुआ है नीचे, मुझे शॉक लग सकता है। तो यहाँ पर चूहे का धीरे धीरे लिवर प्रेस करने से उसकी लर्निंग हो गई, और उसने सीख लिया, और हमेशा वो कौन सा लिवर प्रेस करता था, फूड और वाटर वाला लिवर प्रेस करता था, और जो दूसरा वाला लिवर है उसको उसने अवॉइड करना सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर फूड और वाटर उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था, और यहाँ पर क्या किया गया है, जो इलेक्ट्रिक ग्रिड वाला था उसने उसे लाइवलीहुड क्या हुई है, यहाँ पर उसने उसे अवॉइड करना सीख लिया है। कैसे सीख लिया है, इलेक्ट्रिक शॉक उसे लग रहा था, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था उसके लिए। अगर जो अगर वो लिवर प्रेस नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, तो इस काम की प्रायिकता बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही तरीके से यहाँ पर इसने क्या सीखा है, चूहे ने सही तरीके से लीवर को प्रेस करना सीख लिया, तो ये स्किनर बॉक्स में इस तरीके से इसकी लर्निंग हुई है। अब देखो, ये जो फूड दिया जा रहा था इस पजल बॉक्स में, इसको किस तरीके से दिया जा रहा था, इसके अलग अलग टाइमिंग थे,
अलग अलग रेशो थे। रेशो कहने का मतलब है कितनी बार लीवर प्रेस करेगा चूहा तो हम उसे खाना देंगे या पानी देंगे। तो यहाँ पर इसी को कहा जाता है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब क्या हुआ कि जो पुनर्बलन खाने और पानी के बूंदों के रूप में जो रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन दिया जा रहा है उसे कितनी टाइमिंग इंटरवल पे दिया जाएगा, निरंतर दिया जाएगा या कुछ रेशो के बाद दिया जाएगा, इन्हीं के अलग अलग शेड्यूल्स जो थे यहाँ पर देखे गए। अब देखो ये शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट को कैसे बांटा गया है, दो तरीके से पहले से बांटा गया है। एक तो है कंटिन्यूअस यानी निरंतर, यानी निरंतर कहने का मतलब है चूहा जितनी बार लिवर प्रेस करे उतनी बार उसको कुछ ना कुछ फूड और वाटर दो, कंटिन्यूअसली देते रहो। पार्शियल में क्या है, आंशिक, कभी देना है कभी नहीं देना है। ठीक है, अब कब देना है कब नहीं देना है, कंटिन्यूअस में तो एक ही केस बन रहा है आपका, हमेशा दोगे। पार्शियल में आपके फिर से दो केस हो जाते हैं, एक तो आपका इंटरवल पे यानी अंतराल, कौन सा अंतराल, समय, समय का, और यहां पर रेशो, रेशो मतलब कितनी बार जो है सही तरीके से लिवर प्रेस किया जाएगा या तब जाके जो है चूहे को खाना दिया जाए। इसको फिर से दोबारा वर्गीकृत किया गया, इंटरवल को किया गया है फिक्स्ड पे यानी निश्चित, और वेरिएबल कह सकते हो परिवर्तनीय। ठीक है, मतलब यहाँ कुछ निश्चित नहीं था, कभी भी दे सकते। तो इंटरवल के केस में अगर हम निश्चित और परिवर्तनीय यानी फिक्स और वेरिएबल को समझे तो मतलब क्या हुआ, अगर फिक्स इंटरवल की बात हो रही है तो मतलब कहा गया है हर 5-5 मिनट बाद, एक शेड्यूल बना लिया, हर 5-5 मिनट बाद चूहे को क्या करना है, खाना या पानी देना है। ठीक है, 5 मिनट बाद दोगे, फिर अगला कब दोगे, फिर 10 मिनट बाद दोगे, मतलब 10वें मिनट पे दोगे, फिर 15वें मिनट पे दोगे, फिर 20वें मिनट पे दोगे। हर 5-5 मिनट बाद आप क्या कर रहे हो, उसे खाना या पानी प्रोवाइड कर रहे हो। वेरिएबल में क्या होगा, वेरिएबल में ये टाइम इंटरवल वेरी कर सकता है, कभी आपने 2 मिनट बाद दिया, कभी आपने 4 मिनट बाद दिया, कभी 10 मिनट बाद दिया। ठीक है, तो ये आपका वेरी करेगा। अगर हम रेशो की बात करें तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस के बाद चूहे को क्या मिलेगा, यहाँ पर खाना या पानी मिलेगा। मान लो फिक्स में कर दिया तो जितनी बार, जब चूहा जो है 4 बार अगर लिवर प्रेस कर दे फिर दिया जाएगा, मतलब 4-4 का आपने रेशो बना लिया। फिर उसने 4 बार फिर प्रेस किया तो आपने फिर दे दिया उसे। फर्स्ट टाइम दिया 4 बार प्रेस करने पे, फिर सेकंड टाइम 4 बार प्रेस करने पे दिया, फिर दोबारा 4 बार प्रेस किया तो थर्ड टाइम दिया। ऐसे आपने फिक्स कर लिया। वेरिएबल में क्या हो जाएगा, कभी भी दे रहे हो, कभी पहली एक बार में ही उसने प्रेस किया, आपने पहली बार उसको वो दे दिया खाना और पानी, फिर वो 3-4-5-6 बार कर चुका है, 6 बार कर चुका है, फिर आप दे रहे हो, फिर आपने तीसरे बार में ही दे दिया, 2-3 बार उसने किया तभी आपने उसको खाना और पानी दे दिया। तो ये वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ कोई भी चीज निश्चित नहीं है। तो ये जो शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट थे ये हमको क्या समझाते हैं, ये क्यों किए स्किनर ने, स्किनर ने देखा कि ये जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है हमें और किसी ऑर्गेनिज्म को, इससे लर्निंग कितनी पक्की होती है ये देखना चाहता था। तो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में स्किनर का मानना था कि यहाँ पर क्विक लर्निंग होती है। जब आप लगातार क्या करते हो, किसी ऑर्गेनिज्म को देते रहोगे रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन देते रहोगे, तो इससे लर्निंग बहुत तेजी से होती है, बहुत क्विक होती है। लेकिन यहाँ पे बच्चा उतनी जल्दी या ऑर्गेनिज्म उतनी जल्दी भूल भी जाएगा। कब भूल जाएगा, अगर आपने रीइंफोर्समेंट देना बंद कर दिया, रोक दिया, तो यहाँ पे क्विक फॉरगेटिंग भी होती है, भूलते भी बहुत जल्दी है। ठीक है, तो क्विक लर्निंग है, क्विक फॉरगेटिंग भी है। जैसे ही आपने रीइंफोर्समेंट देना बंद किया, भूल जाएगा बच्चा। ठीक है, ये आपका किसमें है, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में। अगर हम फिक्स पे आए, चाहे फिक्स इंटरवल की बात कर लो, चाहे फिक्स रेशो की बात कर लो, तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि अगर हम फिक्स, चले एग्जांपल में फिक्स लर्निंग फिक्स इंटरवल की बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पर जैसे चूहा जो था वो कब एक्टिव होगा, जब उसे पता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद ही मुझे जो है खाना पानी मिल रहा है, तो वो एक्टिव ही कब होता है, जब उसे खाना पानी मिलने वाला होता है उससे जस्ट थोड़ी देर पहले। जैसे मान लो 5-5 मिनट का आपने इंटरवल बनाया, तो पहले आपने क्या दिया, बताइए हेमलता। चलो मुझे औकात ही करीब मैसेज करती देखिए, तो मान लीजिए कि अगर पहले 5 मिनट पे, ठीक है, चूहे को क्या दिया गया, खाना और पानी दिया गया, तो चूहा क्या था, फिर इसके बाद मान लो सिर्फ 10वें मिनट पे देना है ना, तो
अब आगे तक वो क्या है, वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही 10 मिनट पूरे होने वाले होंगे, यानी 9वें मिनट के बाद वो फिर से क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, एकदम से एक्टिव हो जाएगा, फिर से क्रियाएं करने लगेगा। फिर क्या होगा, 10वें मिनट पे उसे खाना मिला, फिर थोड़ी देर शांत बैठ गया, उसे पता है ना अब अगली बार जो खाना मिलेगा वो थोड़ी देर बाद मिलेगा, तो वो फिर से क्या हो गया, निष्क्रिय होके बैठ गया। फिर कब एक्टिव होगा, 11वें मिनट पे फिर एक्टिव होगा। इस तरीके से क्या होता है कि वो एक निश्चित टाइम, उसे पता होता है थोड़ी देर बाद ही मिलने वाला है खाना, तो अब वो शांत बैठ जाएगा। एक्टिव कब होगा, जब उसे खाना मिलने वाला होगा उससे थोड़ी देर पहले। तो फिक्स इंटरवल में थोड़ा सा ये इशू रहता है। फिर अगर हम वेरिएबल रीइंफोर्समेंट की बात करें तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लर्नर होता है, जो अधिगम करता होता है, वो थ्रू आउट द प्रोसेस मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कब उसे रीइंफोर्समेंट मिलने वाला है। हो सकता है उसे अभी मिल जाए, हो सकता है काफी देर बाद मिले, तो हर समय थ्रू आउट द प्रोसेस वो क्या रहेगा, अभिप्रेरित रहेगा कार्य को करने की। अगर हम एक सीखने की आदर्श स्थिति की बात करें कि सीखने की जो आदर्श स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले एक टीचर को चलना चाहिए कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट पे। मतलब आप जब शुरुआत कर रहे हैं, कोई काम आप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उसे कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट देते रहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब निरंतर देते रहिए, ताकि बच्चा काम को तेजी से सीखना शुरू करे। इसके बाद आप धीरे धीरे आ जाइए फिक्स पर, एक निश्चित समय पर ही आप उसे क्या दीजिए, रीइंफोर्समेंट दीजिए। और लास्ट में फाइनल स्टेज पे आप आ जाइए वेरिएबल पर। ठीक है, जो सबसे अच्छा होता है, ताकि बच्चा थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहे, मोटिवेटेड रहे। इतनी चीज क्लियर हुई, बताएंगे? ओके ओके, हेमलता आप कुछ पूछ रही थी क्या? आप दोबारा रेज हैंड का ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछ रही थी। चलिए देखिए, एक्सपेरिमेंट की जब हम बात कर रहे थे, हमने चूहे के बारे में तो बात कर ली कि रैट के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट था, दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका पिजन्स के ऊपर भी था, और भी किए थे इन्होंने, पर मोस्ट फेमस इनके यही है, रैट्स और पिजन्स पे किए थे। पिजन्स पे जो इनका एक्सपेरिमेंट था, उससे आपका निकल के आता है शेपिंग। शेपिंग का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। ठीक है, एक बार इसमें देखते हैं। शेपिंग में इन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से कितना भी कॉम्प्लेक्स जो है आपका एक एक्शन करवा सकते हैं, अगर हम उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दें, और हर स्टेप पे अगर हम उसे रीइंफोर्समेंट देते रहें। स्टिमुलस इज नॉट कंपल्सरी। स्टिमुलस इज नॉट कंपल्सरी मतलब किस में, यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं सही आपके क्वेश्चन को समझ रही हूं, तो स्टिमुलस जो है ना यहाँ पर, वो रीइंफोर्समेंट ही है। वो जो रिस्पॉन्स का रीइंफोर्समेंट मिल रहा है ना, वही स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है कि काम को दोहराना है या नहीं। प्रॉपरली यहाँ पर स्टिमुलस जो है, उस वर्ड को इसलिए यहाँ पर यूज नहीं किया है। हर जगह ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो आपको मिलेगा ना, स्टिमुलस जो है वो रीइंफोर्समेंट ही है। किसी एक्शन का जो पुनर्बलन मिल रहा है, वही रीइंफोर्समेंट, वो स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगा। अब देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पिजन को 8 के आकार में, 8 की शेप में डांस करना सिखाया था। ठीक है, 8 की शेप में, कि 8 के आकार में वो डांस कर सकता है। इसको इन्होंने, देखो, स्टिमुलस और रीइंफोर्समेंट दोनों अलग चीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। स्टिमुलस उद्दीपन है, जो अभी तक की हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरीज पढ़ी। स्टिमुलस हमने वहां क्या पढ़ा था कि एनवायरमेंट में ऐसी कोई भी चीज जो हमारे अंदर से रिस्पॉन्स जनरेट करे, जिसकी वजह से हम कोई रिस्पॉन्स दें।
ऑपरेंट कंडीशनिंग ये कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इंतजार नहीं करेगा कि कोई स्टिमुलस आए तभी हम रिस्पॉन्स करें। वो रिस्पॉन्स खुद से देता है, हम लोग खुद से बिहेवियर करते हैं, और उसका परिणाम कैसा आएगा वो हमारे लिए उद्दीपन का कार्य करता है कि हम इस कार्य को दोबारा करें भी या नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टिमुलस और रीइंफोर्समेंट दोनों एक चीज है, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है वो ही यहाँ पर उद्दीपन की तरह कार्य कर रहा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में वो ही कार्य कर रहा है। आप खुद सोचिए, आप अगर यहाँ पे मॉक टेस्ट बहुत अच्छा करते हैं, अगर आपके 25 में 25 आ जाते हैं, आपको अच्छा रिमार्क वहां लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप खुश हो जाते हैं नहीं कि हाँ मैं और प्रयास करूं और पढ़ूं। एज अ थिंग तो ये दोनों अलग चीजें। नहीं खुश होते हो? अच्छा, हाँ एलटी के एग्जाम के बाद ही खुश होगी शायद, जब सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये देख लेते हैं हम। पिजन को इन्होंने क्या किया, 8 के आकार में इन्होंने इसको डांस करना सिखाया। वेलकम ठाकुर सर। ठीक है, तो यहाँ पर 8 के आकार में जो इन्होंने डांस करना सिखाया वो कैसे सिखाया, इन्होंने हर स्टेप पे जो है इसको पिजन को रीइंफोर्समेंट दिया। ठीक है, इस पूरे डांस की प्रक्रिया को इन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। इसे हम कहते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का मतलब है इन्होंने ये बड़े से कार्य को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ दिया, और हर छोटे स्टेप के ऊपर पिजन को क्या दे रहे थे, रीइंफोर्समेंट दे रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि है, अगर पिजन जो है अपना पैर आगे बढ़ाए तो उसे एक दाना मिल रहा है, अगर सही दिशा में अपना हेड टर्न करे तो उसे एक दाना मिल रहा है। ठीक है, एक एक दाना डाल डाल के वो क्या कर रहे थे, वो इसे 8 के आकार में डांस करना सिखा देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, शेपिंग कहते हैं। बिहेवियर का शेप हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एजुकेशनल इंप्लीकेशन। एजुकेशनल इंप्लीकेशन में देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, बिहेवियरल टर्म्स में वेल डिफाइंड होने चाहिए। क्योंकि आप लर्निंग को कैसे देख पाते हो, लर्निंग को आप हमेशा व्यवहार में ही देख पाओगे। कोई बच्चा पहले किसी कार्य को कर नहीं सकता था, आज वो कर सकता है, सीखने के बाद वो उसे कर सकता है। तो तभी आपको क्या पता चलता है कि बच्चे की लर्निंग हुई है या नहीं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में, व्यवहार परक भाषा में लिखना क्लियरली बहुत ज्यादा जरूरी है। फिक्स्ड रेशो में हाँ, सही रिस्पॉन्स पे अगर उसको सही वो मिल रहा है तो हाँ फिक्स्ड रेशो कह सकते हो। फिर है आपका ऑब्जेक्टिव शुड बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि आपके जो उद्देश्य है उनको आप क्या करोगे, आसान से जटिलता की तरफ जो है आप लेके जाओगे। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने शेपिंग में भी देखा कि कॉम्प्लेक्स टास्क कराने के लिए पहले उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा गया। तो अगर आपको बच्चे की लर्निंग भी करानी, क्या आप एक बड़ा उद्देश्य निकलवाना चाहते हो बच्चे से, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप्स में आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स इंटरवल तो तब होगा जब पिजन का भी जो एक्शन है वो एकदम फिक्स इंटरवल, फिक्स टाइम पर हो। फिर देखो, फॉर डेवलपिंग मोटिवेशन इन द स्टूडेंट्स, क्लासरूम वर्क में प्रॉपर रीइंफोर्समेंट जरूरी है। बच्चे को जब तक आप प्रॉपरली रीइंफोर्स नहीं करोगे, बच्चा आगे सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं बच्चे का आंसर सही है गलत है उसको फीडबैक जरूर प्रोवाइड करो, और उसको अच्छे, अगर अगर उस आंसर सही है तब तो आपको अच्छा रीइंफोर्समेंट देना ही है, अगर गलत है तो भी आप उसे हिंट देते देते आप सही आंसर तक लेके जाओगे। ठीक है, तो आप जितना आप नेगेटिव रिमार्क्स का यूज कम करोगे, पॉजिटिव उसको रीइंफोर्स करते रहोगे, उतना ज्यादा बच्चा मोटिवेट होगा। फिर है प्रॉपर यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जेस्चर्स आल्सो सर्व्स एज रीइंफोर्समेंट टू वर्क। ठीक है, आपके जो हाव भाव हैं वो भी आपके क्या होने चाहिए, उचित होने चाहिए, क्योंकि वो भी किसका काम कर रहे हैं, वो भी पुनर्बलन का कार्य कर रहे हैं। फिर reinforcer should be used periodically so that the possibility of extension of desired behavior is resisted। अब periodically का मतलब क्या है, किस तरीके से आपको देखना, जैसे हमने आदर्श स्थिति में क्या देखा था, सबसे पहले आप क्या करोगे, कंटिन्यूस पे जाओगे,
फिर फिक्स्ड पे आओगे और फिर लास्ट में आप वेरिएबल पे आओगे। तो ये जो एक आपका तरीका है, ये एक टीचर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो कब कब देना है, ताकि जो बच्चे की लर्निंग है वो एकदम खत्म ना हो सके, एक्सटिंक्ट ना हो सके। ठीक है। फिर है आपका क्लासरूम में आप प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएसी ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है उसको फॉलो करोगे। इसीलिए कहते हैं फीडबैक कब देना है, तुरंत देना है, जब बच्चे ने आंसर किया उसके बाद देना है। अगर उसमें टाइम लैग होगा, बीच में गैप आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट की बात की है। इनका कहना था कि पनिशमेंट मत दो। किसी काम को अगर आप चाहते हो कि बच्चा ना करे तो पनिशमेंट देने की क्या जरूरत है, उसे रीइंफोर्समेंट मत दो, वहां पर उसको कोई पुनर्बलन मत दो, उसे छोड़ दो ऐसी। अगर उसे कोई पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो बच्चा उस काम को करेगा ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट ही तो यहाँ पर एक स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रहा है कि बच्चे को काम दोहराना है या नहीं। तो अगर आपने उसके एक्शन को रीइंफोर्स नहीं किया तो अपने आप बच्चा उस काम को करना छोड़ देगा। तो पनिशमेंट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इंपॉर्टेंट है, स्किनर पनिशमेंट के फेवर में नहीं थे। उनका कहना था कोई काम छुड़वाना है, कोई बुरी आदत छुड़वानी है, उसे रीइंफोर्समेंट ही मत दो, अपने आप छूट जाएगी। ठीक है। और स्किनर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे यूज होते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग में, जो हमने आपका इनोवेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था। प्रोग्राम लर्निंग किसकी दी हुई है, स्किनर की दी हुई है। ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो हमने पढ़ा, अभिक्रमित अनुदेशन, ये किसके सिद्धांतों पर आधारित है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है, स्किनर के प्रिंसिपल्स पर, जहां पर इंडिविजुअल अपने पेस पे सीखे, अपनी दर पे सीखे, अपने एक्शन से सीखे, और अगर उसके हर एक्शन को रीइंफोर्स किया जाए तो बच्चा सीखने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। ये सारे प्रिंसिपल जो है हम वहां पर फॉलो करते हुए प्रोग्राम लर्निंग को डेवलप करते हैं। ठीक है। तो ये आपके स्किनर की थ्योरी है। आगे बढ़ेंगे फटाफट, और आज मैं कोशिश करूंगी कि आपकी ज्यादा से ज्यादा थ्योरीज कवर कर पाऊं। अब देखो ये हमारी बिहेवियर थ्योरीज हो गई। ठीक है। अब हम आते हैं आपकी कॉग्निटिव थ्योरीज पर। तो बिहेवियर थ्योरीज में हमने व्यवहारवादी सिद्धांतों में वॉटसन, पैवलॉव, थॉर्नडाइक और हमने स्किनर को पढ़ा। अब अगर हम कॉग्निटिव थ्योरीज की बात करें, कॉग्निटिव थ्योरीज का मतलब क्या है, यानी जहां पर हमारे लर्निंग को संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के रूप में डिफाइन किया गया है, कि जो लर्निंग होती है वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। हम अपने दिमाग का, मेंटल एबिलिटीज का यूज करके चीजों को सीखते हैं। इसमें आपकी थ्योरी जीन प्याजे की भी आ जाती है, उसको हम कवर कर चुके हैं, उसको हम नहीं करेंगे अब दोबारा। अब आपका इनसाइट थ्योरी आती है। इसमें इनसाइट थ्योरी यानी सूझ का सिद्धांत। ठीक है। सूझ का सिद्धांत कि व्यक्ति अपने सूझ से जो है चीजें सीखता है। सूझ का सिद्धांत यानी कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है और अचानक उस पर सोचते सोचते हमें कोई आइडिया आ जाए, हमें बिल्कुल दिमाग की बत्ती जले और हमें लगे अच्छा इसका ये सॉल्यूशन है, तो वो आहा इफेक्ट जो होता है ना, वही है आपकी सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी। इसके प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपका गेस्टाल्टिज्म से आता है, जो गेस्टाल्टिज्म के प्रोपोनेंट्स थे। और गेस्टाल्ट क्या है, एक जर्मन वर्ड है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, होल या पूर्ण। इसका कोई आपको इंग्लिश में एकदम परफेक्ट वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सबसे क्लोज मीनिंग ढूंढेंगे तो इसका मतलब होता है, जर्मन में इसका मतलब है होल या पूर्ण, संपूर्ण की जब हम बात करते हैं। ठीक है। कौन कौन इसको फेवर करता था, वोल्फगैंग कोहलर, कर्ट कोफका और मैक्स वर्दीमी। ये तीन जो है इसके मेजर प्रोपोनेंट्स हैं। इनका कहना ये था कि द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। मतलब एक होल, एक संपूर्ण जो होता है वो सिर्फ अपने भागों से मिलकर नहीं बना, वो उससे भी कहीं अधिक है। ठीक है। कहीं उससे कुछ ज्यादा होता है। तो जो होल होता है वो हमेशा अपने पार्ट से अधिक है। अब लर्निंग बाय इनसाइट का मतलब क्या है, इनसाइट मतलब सडन फ्लैश इन माइंड। जैसा मैंने आपको बताया ना, अचानक से आपके दिमाग में जब कोई आइडिया आता है ना, बिल्कुल बत्ती जल जाती है दिमाग की, वही क्या है, आपका इनसाइट है। आप अचानक से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हो, वही आपकी इनसाइट है, गट फीलिंग जिसे हम कहते हैं। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, इन्होंने किए थे वन मानुष या चिंपैंजी जिसे कहते हैं, और उसमें दो तीन वैसे काफी सारे लिए थे इन्होंने, लेकिन उसपे सुल्तान जो है वो सबसे ज्यादा इसमें समझदार, उसने अपने आप को साबित किया अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पे। बहुत फेमस इनके एक्सपेरिमेंट्स जो है उसमें से एक था आपका, जहां पर इन्होंने केज में जो है चिंपैंजीज को रखा, और हंगरी थे ये सारे। इन्होंने केज की ऊपर छत से बनानास यहाँ पर हैंग कर दिए, लेकिन ये कोशिश करते करते भी, उछल उछल कर भी कई बार इन्होंने कोशिश की, लेकिन इन बनानास तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद यहाँ पर
इसमें केज के अंदर कुछ आपके क्रेट्स रखे हुए थे और सुल्तान को अचानक आइडिया आया कि इन क्रेट्स को एक के ऊपर एक अगर ऐसे रखें, इसके ऊपर चढ़ के वो केलों तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये एक आपका एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था जहां पर फिर से जो है सुल्तान अगर यहाँ केज में है तो यहाँ पर उसे 2 स्टिक्स दी गई थी और उस हंगरी था ये, इसके सामने यहाँ पर बनानास रखे गए और इन दोनों स्टिक्स का यूज करके एक एक करके वो दोनों को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन और इन केलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इन बनानास तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर वो थक के दूसरी जगह बैठ जाता है और इनसे खेलना शुरू कर देता है। एक्सीडेंटली एक स्टिक जो है दूसरी स्टिक के अंदर घुसने लगती है और उसे अचानक से आइडिया आता है कि शायद अब ये स्टिक लंबी हो चुकी है और वो उस लंबी स्टिक को लेकर फिर बनानास को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर जो है किसी ना किसी समस्या को ऊपर सोचते हुए अचानक जो है आइडिया चिंपैंजी के दिमाग में आया और उसने फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। यही क्या है, इनसाइट है। अब लॉज ऑफ लर्निंग है आपके इनसाइट के, इनसाइट थ्योरी के। तो इसमें सबसे पहला क्या है आपका, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यानी समानता का नियम। ठीक है, समानता का नियम। तो समानता का नियम आपका क्या कहता है कि जो चीजें एक दूसरे से सिमिलर लग रही होती हैं वो हमें इजीली याद आ जाती है, हमारे दिमाग में अचानक से फ्लैश कर जाएंगी अगर हमें वो किसी चीज की याद दिला रही हो, किसी चीज से सिमिलर दिख रही हो। ठीक है, जैसे अगर सामने आप रोड पे चल रहे हैं, सामने से आता हुआ व्यक्ति आपको अगर उसका फेस जो है थोड़ा मैच कर रहा है आपके किसी ओल्ड फ्रेंड से, तो आपको अचानक से अपने ओल्ड फ्रेंड जो है आपका वो याद आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ये कहती है कि अगर चीजों में हमें समानता दिख रही होती है तो अचानक से हमारे दिमाग में फ्लैश कर जाती है, अचानक से हमें याद आ जाती है, अच्छे से हम उसे याद कर लेते हैं। फिर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जिसे हम कहते हैं विपरीतता का नियम। विपरीतता का नियम क्या कहता है कि कोई भी चीज उससे हमें उसकी विपरीत चीज, उसकी ऑपोजिट चीज एकदम याद आ जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा पैसा देखा है अपनी लाइफ में और अचानक आज उसके दिन अच्छे नहीं है, वो गरीब हो चुका है, तो उसकी गरीबी उसको उसके प्रॉस्परस दिन याद दिलाती है जब वो बहुत अमीर हुआ करता था। या सर्दी में जब हम सर्दियां फेस कर रहे होते तो हमें गर्मी की याद आ रही थी, गर्मियों के दिन कितने अच्छे थे। ठीक है, तो ये जो है कॉन्ट्रास्ट जो है चीजों की हमें अचानक से याद दिला देता है। फिर है आपका लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिसे हम कहते हैं निकटता का नियम। निकटता का नियम क्या कहता है कि जो चीजें एक दूसरे के काफी क्लोज होती हैं, काफी एक दूसरे से रिलेटेड या जुड़ी हुई होती हैं, वो हम एक साथ अच्छे से याद कर लेते हैं या वो एक दूसरे की याद हमें बहुत आसानी से दिला देती हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, अगर स्क्वायर है, सर्कल है, ट्राइंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, ये सारी चीजें हमें अचानक से याद आ जाएंगी। क्यों याद आ जाएंगी? क्योंकि ये सब एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, एक पैटर्न है, ठीक है, एक तरीके का जो एक दूसरे से काफी रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हम इसको एक साथ, अगर एक चीज हमें याद आएगी तो उसके साथ जुड़ी हुई काफी सारी चीजें हमें अचानक से दिमाग में फ्लैश कर जाती हैं। फिर है आपका लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम क्या कहता है? चीजों को अगर हम कंटिन्यूटी में सीखने की कोशिश करें तो वो ज्यादा अच्छे से हमें याद हो जाती है। जैसे हिस्ट्री पढ़ी जाती है, हिस्ट्री को अलग अलग तथ्यों को अगर याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं याद आएगा, लेकिन लाइन वाइज, डेट वाइज कि किस राजा के बाद कौन आया, फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई, फिर कौन सा साम्राज्य आया, इस तरीके से अगर आप डेट वाइज, ईयर वाइज याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और उसके बाद है लास्ट आपका लॉ ऑफ क्लोजर। इसका हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा। क्लोजर मतलब आप किसी चीज को आप पूरी तरीके से अगर खत्म कर देते हो तो वो आपका क्या है, लॉ ऑफ क्लोजर। तो लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है कि हमारी आदत होती है कि हम जो है, जब हमारे पास एक संपूर्ण चीज, एक जिसको हम पूरा फिनिश कर सकते हैं, वो चीज हम ज्यादा आसानी से सीख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें, हाँ, समापन का नियम, ठीक है संदीप, थैंक्स। समापन का नियम, जिसको हम एक पूरा अच्छी तरीके से समाप्त कर पाए, वो क्या है आपका, हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, अच्छे से हम उसको सीख लेते हैं, उसकी लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो पाती है। जैसे कि आपको एक गेम है, अगर
वो गेम अधूरा रह जाए तो आपके दिमाग में एक एंजाइटी, एक टेंशन सी बनी रहती है। आप जब तक उसे खत्म नहीं कर लेते तब तक आपको चैन नहीं मिलता, ठीक है। जब आप उसे फिनिश कर लेते हो तो आप, या कोई स्टोरी भी होती है ना, तो स्टोरी भी आधी बड़ी होगी तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने उसको पूरा एंड तक, अगर आपने उसको समझा है, आपने पढ़ा है, तो आपको वो ज्यादा अच्छे से ध्यान में रहती है। तो लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है कि हम उन चीजों को ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, या जब तक हम उसे क्लोज नहीं कर देते, फिनिश नहीं कर देते, तब तक हमें चैन नहीं मिलता। फिर आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके लर्निंग थ्रू इनसाइट को, आपके सूझ से सीखने को जो है प्रभावित करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका एक्सपीरियंस, जिसे हम कहते हैं अनुभव, ठीक है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आपका इनसाइट वर्क करेगा, और है ही, हमने जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने जीवन में फेस करी होंगी, हमारा इनसाइट उतना ही अच्छा होगा। हम आगे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को उतना ही फटाफट जो है उसका आंसर निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत अनुभव किया हुआ है, बहुत सारी चीजें हमें पता है, तो हमें पता है कौन सी सिचुएशन में हमें किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना है। फिर है इंटेलिजेंस। ये तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जिसकी बुद्धि जितनी तेज होगी वो उतना आसानी से जो है अपनी सूझ का प्रयोग कर पाएगा, उतना आसानी से अपने सामने आने वाली समस्याओं का हल ढूंढ पाएगा। फिर है लर्निंग सिचुएशन, अधिगम परिस्थितियां कैसी हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर बच्चा सीखने के लिए प्रोत्साहित रहे, ठीक है। अगर सीखने की जो परिस्थितियां हैं जो, अगर वो सही हैं, लर्निंग सिचुएशन सही है, तो व्यक्ति आसानी से अपनी सूझ का प्रयोग करके सीख लेता है। अगर बहुत ज्यादा टेंशन होगी, अगर प्रॉब्लम है, लेकिन आपके सर पे सब लोग खड़े हैं, आपको टेंशन दे रहे हैं, अपना अपना बोलने में लगे, तो आप कहाँ से आपका सूझ या आपकी इनसाइट वर्क करेगी। तो लर्निंग सिचुएशन भी कैसी होनी चाहिए? कंड्यूसिव होनी चाहिए, जहां पर आप क्या कर सको, अपने सूझ का प्रयोग कर सको। इनिशियल एफर्ट्स, प्रारंभिक प्रयास। प्रारंभिक प्रयास जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ तो आपको वहां पर एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप वहां पे एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर कि कौन सा सॉल्यूशन इसके लिए वर्क करेगा और कौन सा नहीं करेगा। सूझ भी तो तभी काम करेगी जब कुछ आपने प्रयास करके देखे होंगे और कुछ में आप विफल होंगे, तब आपको पता चलेगा ना कि कौन सा सही प्रयास यहाँ पे लगेगा। फिर है आपका रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन। बार बार अगर आपके सामने, रिपीटिशन में क्या आ जाएगा? पुनरावृत्ति और सामान्यीकरण। मतलब अगर बार बार आपके सामने एक जैसी समस्याएं आती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए एक सामान्य नियम बना लेते हो कि अच्छा, इस तरह की समस्या मेरे सामने आती है तो मुझे इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आपने एक रूल बना लिया। तो रिपीटिशन और जनरलाइजेशन से आपकी सूझ जो है वो और ज्यादा विकसित हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं आपके सूझ से सीखने को। अब हम इसके शैक्षिक निहितार्थ देख लेते हैं, यानी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग के। सबसे पहले तो है, लर्निंग को कैसा होना चाहिए? पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए। एजुकेशनल अगर हम फील्ड में बात करें तो बच्चा भी तो तभी सीखता है जब उसे पता चले। बच्चे तो आजकल खुद से ही पूछने लग जाते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है, आगे हमें करना क्या है इससे। तो जब तक बच्चे को उसका यूज नहीं दिखेगा ना, तब तक बच्चा उसे सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा। तो पर्पसफुल होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप बच्चे को क्या चीज और क्यों सिखा रहे हो। मोटिवेशन होना चाहिए लर्नर के अंदर। अगर बच्चा जो है सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है तो समझ उसके सूझ का कभी भी प्रयोग होगा ही नहीं। वो आइडिया तो तभी उसके दिमाग में आएगा ना जब वो किसी अपने सामने आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद से रेडी होगा। अगर वो मोटिवेटेड ही नहीं है सीखने के लिए तो वो कभी भी अपनी सूझ का प्रयोग नहीं करेगा। फिर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, यानी उसके पूर्व अनुभव जो है वो हमेशा एक टीचर को समझने चाहिए, देखने चाहिए कि बच्चा पहले से कितना जानता है, ताकि बच्चे को उसी के लेवल से उठाकर नए ज्ञान को उससे जोड़कर समझाया जा सके कि ये चीज तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है। फिर है एक्वेंट विद स्पेसिफिक एम्स एंड पर्पसेस ऑफ लर्निंग। जो टॉपिक आप सिखा रहे हो उससे जुड़े हुए जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, जो विशिष्ट उसके लक्ष्य हैं, उससे आपको बच्चे को भी अवगत कराना है। जब आप बच्चे को उससे अवगत करा देते हो कि ये चीज, आप हर चीज के लिए बोलते हो नहीं, जैसे आप बोलोगे बच्चे को कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, बच्चा वहां पर उसको जरूर ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आपने उसको बोल दिया कि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना ज्यादा है। तो अगर आप किसी भी चीज का, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल यूज करते हुए भी अगर आप उसका कुछ पर्पस उसे बता देते हो, तो बच्चा जो है उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो एक्वेंट करना या बच्चे को बताना बहुत जरूरी है कि जो वो सिखा रहे हैं आप उसे, उसके लिए उसका पर्पस उसके लिए क्या है। फिर emphasis ऑन सिचुएशन एज अ होल, मैक्सिम फ्रॉम होल टू पार्ट, संपूर्ण समस्या पर एम्फेसिस होना चाहिए, यानी आपका किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे उसका ध्यान नहीं देना, आपको पूरे संपूर्ण रूप से बच्चे को आपको क्या सिखाना है उसके ऊपर ध्यान देना है। ये आपका कहाँ से आया है, जो हमने शिक्षा के सूत्र पढ़े थे, जो आपका गेस्टाल्टवाद से आता है, होल टू पार्ट्स। यानी पहले आप बच्चे को क्या सिखाइए, पहले आप होल के बारे में बताइए, यानी संपूर्ण के बारे में बताइए, और फिर उसके विभिन्न पार्ट्स के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने मैगजीन में भी आपको बताया था कि पहले अगर आपको ट्रीज के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ाना, तो पहले ट्री बताओ कि ट्री क्या है, फिर उसके अलग अलग पार्ट्स पे आओ कि ब्रांचेस, बार्क, रूट्स, लीव्स, और जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उन सबका अलग अलग फंक्शन क्या है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ परसेप्चुअल फील्ड्स एंड लर्निंग मटेरियल एज अ होल। अब संगठित कैसे करना है, आप एक यूनिट, एक इकाई की तरह देखिए। आपको एक करिकुलम ईयर के अंदर जो भी चीजें, जैसा भी डेवलपमेंट आप बच्चे के अंदर लाना चाहते हो, उसको आप एक इकाई के रूप में देखो, और फिर उसे अलग अलग हिस्सों में बांटो। आप इंग्लिश में, हिंदी में, एसएसटी में, साइंस में, को करिकुलर एक्टिविटीज में मिला जुला के आप क्या करवाना चाहते हो, उसका एक एज अ होल एक पिक्चर आपके सामने जरूर होना चाहिए कि अगर क्लास 6 में पढ़ने वाला बच्चा है तो आप कितना डेवलपमेंट चाहते हो, क्लास 6 में पढ़ने के बाद वो कितना सीख के निकले। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है। इनसाइट से सीखने से क्या होता है, बच्चे के अंदर समस्या समाधान का दृष्टिकोण आ जाता है। बार बार आप अगर उसको सूझ से सीखने के लिए ही प्रेरित करोगे, तो क्या होगा, उससे आपने उसके सामने प्रॉब्लम्स रखी, बच्चा बार बार अपनी सूझ का प्रयोग कर रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। इससे एंकरेज करता है किसको, तर्क देने को, बच्चे की रीजनिंग और थिंकिंग डेवलप करता है, बच्चे कल्पना कर पाते हैं, क्रिएटिव हो पाते हैं, यानी नई चीजें सोचेंगे ना, किसी भी समस्या का क्या समाधान हो सकता है, बच्चों की तरफ से बच्चों का दिमाग खुलेगा। आप उनके सामने आप प्रॉब्लम रख रहे हो, आप उनसे कह रहे हो क्या इसके लिए अच्छे सॉल्यूशंस बताओ, तो बच्चे जो हैं अलग अलग तरह के विचार लेकर आते हैं। तो थिंकिंग डेवलप होती है, इमेजिनेशन डेवलप होती है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है जब आप सारी चीजों को एक समेकित रूप से पढ़ा रहे हो, यानी कि आप इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सारी सारी चीजों को एक उसमें देख रहे हो, क्योंकि यहाँ हम होल टू पार्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ आप एक यूनिट की बात कर रहे हो कि आपने पूरे करिकुलम को एक यूनिट की, एक इकाई के रूप में देखना है, तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच यहाँ पर लानी पड़ेगी। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट को दूसरे से रिलेट भी करोगे कि यहाँ पर कितनी चीजें सिखानी है, दूसरे सब्जेक्ट में कितनी चीजें सिखानी है, कैसे उन लोगों को रिलेट करना है, ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलनी है। होल करिकुलम इसीलिए डिजाइन किया जाता है कि एक होल करिकुलम में पूरे साल भर में आप बच्चे से क्या रिजल्ट निकलवाना चाहते हो, क्या कितना डेवलपमेंट चाहते हो। फिर है एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर समझ के सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी कर पाओगे जब आप प्रॉब्लम या समस्या को समझ के करोगे। तो ये आपके शैक्षिक निहितार्थ हैं, किससे रिलेटेड, इनसाइट थ्योरी से रिलेटेड। पहले बताएंगे, इतना क्लियर हुआ? ओके, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम फटाफट से सोशल लर्निंग थ्योरी भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है आपकी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके और नाम क्या है, इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अवलोकनात्मक अधिगम भी कहते हैं, वाइकेरियस लर्निंग भी कहते हैं। वाइकेरियस का मतलब होता है जब हम दूसरे को देख कर सीख रहे होते हैं, एक अलग तरीके का अधिगम है ये, सीख रहे हो लेकिन कैसे सीख रहे हो, दूसरे को देखकर, जो दूसरा कर रहा है उसी को देख के आपने इमिटेट कर लिया, तो विचित्र अधिगम, वाइकेरियस लर्निंग। मॉडलिंग क्यों कहते हैं, जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अवलोकन करके सीख रहे हो, जिसकी नकल उतार रहे हो, वो आपके लिए क्या है, मॉडल है।
ठीक है, और क्योंकि वो आपके व्यवहार को शेप कर रहा है तो इसीलिए इसको कहते हैं मॉडलिंग। और लर्निंग बाय इमिटेशन कहते हैं, यानी नकल करके या अनुकरण करके सीखना। ठीक है, अब मॉडल कौन है यहाँ पर? जिस भी पर्सन के व्यवहार को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपके लिए क्या है? मॉडल है। वो मॉडल कोई भी हो सकता है। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो आपको ऑब्जर्व करके कुछ कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो जो घर में मदर है वो रोटी बना रही है, जो छोटा बच्चा है उसने अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा, ऑब्जर्व किया, तो मम्मी उसके लिए मॉडल हो गई। अब बच्चा भी अपने किचन सेट के साथ जब खेल रहा है तो वो उसी तरीके से चकला बेलन लेके, जो छोटे छोटे उनके होते हैं पीसेस खिलौने, उसके ऊपर रोटी बना रहा है। उसने कहाँ देखा? अपनी मदर को किचन में बनाते हुए देखा था, तो मदर क्या हो गई? मॉडल। और उसी व्यवहार को उसने कहाँ पे इमिटेट किया? जब वो किचन सेट खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, तब उसने वहां पे इमिटेट किया। तो वो क्या हुई? वाइकेरियस लर्निंग हुई या सोशल लर्निंग हुई। ठीक है, सोशल लर्निंग के वैसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके क्या माने जाते हैं? लैंग्वेज, भाषा, बच्चे दूसरों को देखकर ही सीखते हैं, और कल्चर, संस्कृति। दूसरों को जो करते हुए देखेंगे, यानी अपने परिवार वालों में अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको करते हुए देखेंगे, वही चीज बच्चे सीख जाते हैं। इस लैंग्वेज और कल्चर एक बेस्ट एग्जांपल है सोशल लर्निंग। अब सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि एसएलटी को आपका व्यवहारवादी और जो संज्ञानात्मक आपके सिद्धांत है उनके बीच का पुल या एक ब्रिज माना जाता है। कैसे माना जाता है? जब हम बिहेवियर थ्योरी की बात कर रहे थे, हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या पढ़ा कि पहले उद्दीपन होता है, उसके बाद एक प्रतिक्रिया होती है। जब हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी, हमने कहा यहाँ पर एक पहले प्रतिक्रिया होती है और उसका जो रीइंफोर्समेंट मिलता है वो स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे केवल किसकी बात हो रही है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, यानी कि सिर्फ उद्दीपन और अनुक्रिया, बिहेवियर, केवल व्यवहार की बात कर रहे हैं। और अब हम कॉग्निटिव की जब बात कर रहे थे, यानी कि हमने इनसाइट थ्योरी पढ़ा था, हमने सिर्फ संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की बात करी थी, सिर्फ और सिर्फ वहां पर कि आइडिया कैसे आ रहा है, सोच कैसे रहा है, विचार कैसे कर रहा है, सिर्फ हम दिमाग में जो चल रहा है मेंटल प्रोसेसेस उनकी बात कर रहे थे। अब एल्बर्ट बंदूरा कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या होता है? मीडिएटिंग प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक थिंकिंग। कि जब उद्दीपन आया उस पर जो अनुक्रिया दी जा रही है उसमें तुम सोच भी रहे हो बीच में, ऐसे ही थोड़ा ना अनुक्रिया दे दोगे, कुछ ना कुछ सोचोगे भी तो सही बीच में। तो वो जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, उन्होंने कहा ये एक मीडिएटिंग प्रोसेस है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। पहले स्टिमुलस आया, बीच में कुछ मानसिक प्रक्रियाएं चलेंगी, कॉग्निटिव प्रोसेस, और फिर आप रिस्पॉन्स करोगे। ये है प्रोसेस किसका? आपका बिहेव लर्निंग का। तो एल्बर्ट बंदूरा की जो थ्योरी है ये बिहेवियर थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी के बीच के ब्रिज का एक काम करती है। ठीक है, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद के बीच का पुल है। ठीक है, क्या? आपकी एसएलटी। अब एसएलटी को देखो इन्होंने क्या कहा। एसएलटी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट पे। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, बोबोडॉल क्या होती है? एक बिल्कुल बलून जैसा प्लास्टिक का फूला हुआ सा ऐसे करके, और इसमें यहाँ पे आंखें बनी होंगी, नाक ऐसे बनी होगी, इसमें नीचे से वेट होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको अगर तुम बार बार गिराने की भी कोशिश करोगे मुक्का मार के, तो ये वापस से फिर से खड़ी हो जाएगी, नीचे फेंकोगे फिर वापस खड़ी हो जाएगी। ठीक है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बच्चों को क्या किया गया, एक 5 मिनट की फिल्म दिखाई गई जहां पर छोटे छोटे बच्चों को क्या दिखाया गया कि एक कमरा है जो टॉयज से भरा हुआ है, जिसमें ये बोबोडॉल भी रखी हुई है। एक बच्चा जो है यहाँ एंटर कर, बच्चा मतलब एक अडोलेसेंट एज का बच्चा यहाँ एंटर करता है, और वो क्या करता है, इस बोबोडॉल के साथ बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर करता है। मतलब इसे गाली देता है, इसे डांटता है, इसे क्या कहते हैं, मारता है, घुसे मारेगा, इसको लिटा के बैठ जाता है इसके ऊपर। तो इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। इसके बाद इन बच्चों को क्या किया था, 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को ये दिखाया गया कि जो इन्होंने एग्रेसिव बॉय को देखा, अब एग्रेसिव बॉय, ये जो लड़का है जो कार्य यहाँ पे कर रहा है वो क्या है अभी इनके लिए? मॉडल, क्योंकि इसके बिहेवियर को क्या कर रहे हैं ये बच्चे? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एग्रेसिव बॉय के बिहेवियर को इन्होंने देखा, यहाँ पर रिवॉर्ड किया गया, मतलब जैसा व्यवहार इसने इस बोबोडॉल के साथ खराब व्यवहार किया उसके लिए इसको प्राइज दिया गया, कुछ पुरस्कार दिया गया। दूसरे ग्रुप को यह दिखाया गया कि जो एग्रेसिव बॉय था उसको दंड दिया गया, उसको पनिशमेंट मिली है। और तीसरे ग्रुप को ये दिखाया गया कि जो एग्रेसिव बॉय था, ना उसे रिवॉर्ड किया गया ना ही पनिश किया गया, ना उसे कोई पुरस्कार मिला और ना ही उसे कोई दंड मिला। रिजल्ट ये आया कि जो प्रथम समूह के बच्चे थे जिन्होंने ये देखा था कि आक्रामक बालक को पुरस्कृत किया गया था, वो बच्चे उनमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव या आक्रामक जो व्यवहार है वो पाया गया।
क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि आक्रामक व्यवहार करो और उससे रिवॉर्ड मिल रहा था, तो उन्होंने रिजल्ट भी अच्छा देखा इसका, तो इससे बच्चे क्या हुए, बहुत ज्यादा आक्रामकता उनमें दिखाई दी। द्वितीय समूह में सबसे कम आक्रामकता दिखाई दी, क्योंकि इन्होंने क्या देखा कि जो लड़का एग्रेसिव था उसको दंड दिया गया था। ठीक है, तो अब देखो ये प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग क्या है। प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग कैसे चलता है, यहां पर इन्होंने ये बताया। एक्सपेरिमेंट में तो हमें ये समझ में आ गया कि ना सिर्फ बच्चा बिहेवियर को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बल्कि उसके रिजल्ट से भी उसका व्यवहार मॉडिफाई हो रहा है। उसके रिजल्ट से उसे पता चल रहा है कि वो व्यवहार जो है बच्चा सीखेगा या नहीं। ठीक है, अब देखो प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग में 4 आपके स्टेप्स हैं। सबसे पहला है आपका अटेंशन, जहां पर जो लर्नर है वो क्या करता है, दूसरे के व्यवहार को ध्यान पूर्वक देख रहा है, जैसे ध्यान आकर्षण कहेंगे इसे हिंदी में। दूसरा है आपका रिटेंशन, जो व्यवहार उसने देखा उसे वो अपने दिमाग में धारण कर रहा है, यानी अपने दिमाग में उसकी एक याद बना रहा है। ठीक है, उसको याद रख रहा है, तो ये क्या है, प्रतिधारण, व्यवहार को स्मरण रखना। तीसरा है रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन, जहां पर जो मेमोरी उसके दिमाग में थी, जो व्यवहार उसने देखा था, उसको अब वो करके देखेगा, एक्शन में परिवर्तित हो जाएगा, यानी अब उसे परफॉर्म करेगा। और लास्ट है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा, जो एक्शन उसने परफॉर्म किया उसका उसे क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये एक्शन इसे दोहराया जाएगा या नहीं। अगर उसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, तब तो इस व्यवहार को ये दोबारा करेगा। अगर इसे रीइंफोर्समेंट अच्छा नहीं मिलता है, खराब मिलता है, तो ये इस काम को नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैंने इसमें आपको पहले भी दिया था। अगर एक लड़की क्या है, एक कुकरी शो देख रही है टीवी पर, उसने देखा कि एक बहुत अच्छी डिश जो है वो शेफ बना रहा है, उस वो क्या है, अटेंशन। फिर उसने उस डिश को अपने दिमाग में रखा कि पहले क्या डाला, फिर क्या चीजें डाली, ऐसे करके उसने अपने दिमाग में उस चीज को रखा, याद रखा, वो है रिटेंशन। किचन में जाकर उसने उस डिश को बनाया, तो वो हो जाएगा रिप्रोडक्शन। और अगर उसने अपने घर वालों के सामने परोसा और घर वालों ने इसकी बहुत तारीफ करी, तब तो वो उस डिश को दोबारा बनाएगी। अदरवाइज अगर उसकी तारीफ नहीं हुई, उससे कह रहे हैं कि नहीं बेकार बनी है, तो ऑब्वियसली उस डिश को ट्राई नहीं करेगी। ठीक है, वो हुआ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग होता है। अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, इफेक्ट्स कहने का मतलब है, अब जरूरी नहीं है ना कि जो बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको आप सीख ही लो। यही इसीलिए एसएलटी को क्या कहा गया है, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद की बीच का पुल कहा गया है। आप तो अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख रहे हो, किसी हो सकता है आप तो फिल्म में मर्डर होते हुए भी देख रहे हो, तो क्या सब चाकू पकड़ के मर्डर थोड़ा ना करने लग जाएंगे, हर चीज थोड़ा ना सीख रहे हो। तो कुछ चीजें आप सीख पा रहे हो, कुछ चीजें नहीं सीख रहे हो। इसका मतलब क्या है, जो इमिटेशन है इसके इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। इमिटेशन या फिर आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन जो हो रही है उसके इफेक्ट्स अलग अलग है, वो किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो एक इफेक्ट तो हो सकता है मॉडलिंग इफेक्ट। मॉडलिंग इफेक्ट मतलब आपने जो व्यवहार देखा, आपने उसको सीख लिया, आपने उस व्यवहार को अर्जित कर लिया, ये होता है मॉडलिंग इफेक्ट। ठीक है, मान लो जो बच्चे, हमने फर्स्ट ग्रुप की बात करी ना, फर्स्ट ग्रुप ने देखा कि जो एग्रेसिव बॉय था उसको रिवॉर्ड दिया गया, तो बच्चे भी आक्रामक हो गए, तो वो मॉडलिंग इफेक्ट था, बच्चों के व्यवहार में भी हमें वो परिवर्तन दिखा। दूसरा होता है आपका इनहिबिटरी इफेक्ट, निरोधात्मक प्रभाव। अब आपका इनहिबिटरी इफेक्ट कब होता है, ये होता है अगर आपने क्या देखा है कि जो व्यवहार सामने वाला कर रहा है उसके लिए उसको पनिशमेंट मिली है, तो आप उस व्यवहार को नहीं करोगे। आपने ऑब्जर्व तो किया, देखा आपने सामने चीजें होते हुए, लेकिन आपने देखा कि सामने वाले को पनिशमेंट मिली है, तो आप उस कार्य को नहीं करोगे, आप नहीं सीखोगे, तो यह है इनहिबिटरी इफेक्ट। जैसे आपका सेकंड ग्रुप के सामने हुआ, सेकंड ग्रुप ने क्या देखा कि एग्रेसिव बॉय को क्या मिला, दंड मिला, तो ये बच्चे लीस्ट एग्रेसिव थे, इनमें वो एग्रेसिव बिहेवियर नहीं आया। ठीक है, या फिर आप उसमें भी देख सकते हो कि अगर क्लास में बहुत हल्ला हो रहा है और टीचर जाती है, एक बच्चे को थप्पड़ लगा देती है, सारे बच्चे शांत हो जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चों ने क्या देखा कि अगर हम हल्ला करेंगे तो हमें थप्पड़ पड़ जाएगा। तो क्योंकि दंड मिलते हुए सामने वाले को देखा, तो इसलिए आप उस व्यवहार को छोड़ दोगे, ये है इनहिबिटरी इफेक्ट। फिर है एलिसिटिंग इफेक्ट। एलिसिटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहां पर आप अननोइंगली किसी रिस्पॉन्स को आप क्या करते हो, कॉपी करते हो, यानी आपको नहीं पता है, आपने जानबूझ के वो व्यवहार नहीं किया, लेकिन अननोइंगली आप उस रिस्पॉन्स में शामिल हो जाते हो। जैसे स्टेडियम में कोई मैच चल रहा है, अगर चौके छक्के लग रहे हैं और यहां से किसी एक व्यक्ति ने खूब ताली बजानी शुरू करी, तो सबके सब ताली बजाना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, या एक कोई व्यक्ति हूटिंग कर रहा होता है ऑडियंस में बैठ के, तो सबके सब हूट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि एलिसेटिंग इफेक्ट है। ये मासेस में ही होता है, जब आप एक साथ बहुत सारे लोगों के बीच में हो, कोई एक रिस्पॉन्स किसी ने स्टार्ट किया तो आपने भी वही रिस्पॉन्स उसके साथ आप फ्लो फ्लो में करते गए, तो ये एलिसिटिंग इफेक्ट है। और लास्ट होता है आपका पहचान या आइडेंटिफिकेशन। पहचान या आइडेंटिफिकेशन मतलब ये एडोलेसेंस स्टेज में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पर हम किसी सामने वाले व्यक्ति को अपना बिल्कुल एक रोल मॉडल समझ लेते हैं। रोल मॉडल मतलब हम उसी की तरह बनना चाहते हैं, हमने अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा तब भी होता है जब हम हमारी कोई नीड्स पूरी कर रहा हो। नीड्स कैसे, मतलब मान लो कि हमारे जीवन में बहुत कमी है प्यार की, केयर की, और अगर हमें वो लव, वो अफेक्शन, वो केयर किसी से मिल रही है, तो हम उस व्यक्ति से भी आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जैसे मान लो एक लड़की है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, एक छोटी बच्ची है जिसके ऊपर घर पे कोई परिवार में ध्यान नहीं देता, लेकिन उसकी जो टीचर है क्लास में, वो उससे बहुत प्यार से बात करती है, उसकी प्रॉब्लम को सुनती है, उससे समझती है, तो वो बच्ची क्या है, अब वो अपनी टीचर की तरह बनना चाहती है। वो अपनी टीचर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका व्यवहार उसके लिए बहुत अच्छा है, दूसरा कि वो उसकी नीड्स को पूरा कर रही है। वो जो लव, केयर, अफेक्शन उसे अपनी फैमिली से नहीं मिल रहा, वो उसे उस टीचर से मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आप उस व्यक्ति के साथ बना लेते हो और अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हो। बड़े होकर वो भी क्या चाहेगी, वो लड़की भी चाहेगी कि मैं अपनी टीचर की तरह बनूं, फैमिली की तरह थोड़ा ना बनना चाहेगी। वो चाहेगी मेरी टीचर ने जैसे मेरा ध्यान रखा, मैं भी बड़े होकर ऐसा ही करूं, और अगर कोई नीडी है तो मैं उसकी हेल्प करूं। ठीक है, बताएंगे फटाफट से कि ये क्लियर है, तो एक बार एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करके इस थ्योरी को खत्म करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। ओके, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फटाफट से देख लेते हैं। पहला है आपका, स्टूडेंट्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग, सो टीचर शुड बी गुड एट मैनरिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं, अवलोकन करके सीख रहे हैं, तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है कि वो बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार ही करे। इसके अलावा मॉडलिंग जो है एक ऑल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करती है, यानी कि आपके सामने एक अच्छा, एक नया तरीका प्रोवाइड करती है जिससे आप बच्चों के व्यवहार को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहार को मॉडिफाई कर सकते हैं मतलब उनकी लर्निंग करवा सकते हैं। तो कोई काम है जो आप बच्चों से निकलवाना चाहते हैं, आप बच्चों को चाहते हैं बच्चे सीख जाएं, तो उसके लिए आप खुद उसको करेंगे तो बच्चे आपको ऑब्जर्व करके वो चीजें सीख जाएंगे। टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दोनों की यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की भी, पेरेंट्स की भी, कि वो अपने बच्चों के सामने सही उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, जिससे कि बच्चे आपको सही काम करते हुए देखें और वैसा ही व्यवहार अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। और इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यवहार के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स जो हैं बच्चों को बता दें, तो उससे सही जो व्यवहार है वो बच्चों को सिखाने में मदद मिलती है। जो गलतियां, मतलब मान लो अगर बच्चा गलत चीजें सीख के आ रहा है बाहर से, तो आप उसको रिजल्ट बताइए इसका कि बेटा तुम अगर इस तरह की काम करोगे तो तुम्हें क्या दंड भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हमने देखा कि अगर रिजल्ट से बच्चे को अवगत करा दो तो भी बच्चा जो है गलत व्यवहार नहीं सीखता है। ठीक है, तो ये इसके शैक्षिक निहितार्थ हैं। और आज हमने ये 3 थ्योरीज कवर कर ली है, बस 2-3 थ्योरीज हमारी और बची हैं। कोशिश करूंगी ब्रूनर वाली भी आपकी कवर करवा दूं, फिर क्योंकि वो हमने पहले भी नहीं करी है, वो हम अभी ही करेंगे, अगर थोड़ा बहुत जो आइडिया आपको उसका लेना है तो कल प्रोबेबली हमारी लर्निंग वाले टॉपिक ये जो है खत्म हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, आज क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय एवरीवन।